अभी मैं आपको, जैसे आपने अभी फरमाया कि लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं और ऐसा समझते हैं कि जो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को जाता है, गवर्नमेंट अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए उसको यूज कर सकती है। मैं आपको एक छोटी सी भी देता हूँ। अभी हमारे एक कह लें कि पॉलिटिकल एक फैमिली है, उनके यहाँ शादी हुई, तो कई लोगों ने ये कहा कि भैया पाकिस्तान में जो ट्रैफिक चालान हो रहे थे ना, उसके पैसे से ये शादी चलाई गई। ये शादी पूरी, जितना भी एक्सपेंडिचर उस शादी के ऊपर हुआ, ये अभी आपने देखा लाहौर में कितने चालान हो रहे थे, ये उस शादी को फाइनेंस करने के लिए। मुझे भी मैसेज आया चालान का। आपके भी बड़े बड़े चालान हो गया क्या? जी बिल्कुल, मेरी वाइफ गाड़ी चला रही है। ओह दैट्स ग्रेट। तो ऐसा लोगों की परसेप्शन है कि लाहौर में हेलमेट का चालान हो रहा है, सीट बेल्ट का चालान हो रहा है, और उसके बाद ये क्या कहते हैं उसको, लाइसेंस का चालान हो रहा है। इवन कि किसी भी छोटे बच्चे को 18 19 20 साल के लड़के को रोक के पूछा जाता है आपके पास बाइक का लाइसेंस है, तो वो आउट ऑफ नोवेयर हैरान होता है, बाइक का भी लाइसेंस होता है क्या? रिक्शे वाले को रोक लिया जाता है, भैया रिक्शे का लाइसेंस दिखाओ। अब वो भी हैरान हो रहा होता है, बाबूजी रिक्शे का लाइसेंस होता है? पहले तो उसको यही नहीं पता कि रिक्शे का भी लाइसेंस होता है कि नहीं। लाइक वही बात है कि 2014 से अगर पहले मैनुअल था, अब सिस्टमैटिक प्रोसीजर में इसको लेके आया गया। लेकिन एक आम इंसान यही सोच रहा है कि हमारी जेब से जब पैसा जा रहा है तो गवर्नमेंट कर कुछ नहीं रही है। एक आम इंसान ये सोच रहा है कि गवर्नमेंट उसको स्पेंड कर रही है अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। एक आम इंसान ये सोच रहा है, जैसा कि अभी थोड़ा सा अर्सा पहले आपने भी सुना होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने एफबीआर के ऑफिसर्स को 1000 होंडा सिटी गाड़ियां उनको रिवॉर्ड की, जो भी कह लें आप, उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट के जो 17-18 ग्रेड का ऑफिसर है उसको मिलनी चाहिए 1300 सीसी गाड़ी। अब जब इस किस्म के मामलात होंगे तो एक आम रेडी लगाने वाला, एक आम दुकानदार, एक आम छोटी सी फैक्ट्री जिसने 10 मरले में लगाई हुई है, वो क्यों टैक्स पे करेगा? सर देखें, आपने 2-3 बातें जी बिल्कुल मैंने कर दी। तो आपने पहली बात की, मेरे ख्याल में देखें, बेस्ड अपॉन assumptions एंड बेस्ड अपॉन जजमेंट्स, ऐसी बात मेरा नहीं ख्याल होनी चाहिए until or unless you have a very sound एविडेंस और बड़ा सिग्निफिकेंट एविडेंस हो आपके पास। नहीं, एक्चुअली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन परसेप्शन है लोगों का। लोग ये सोचते हैं चाय पीते पीते थड़ी पे बैठ के अपने घर के बाहर बैठ के। देखिए मेरे ख्याल में इसमें जो मैंने चीज देखी है, ऑब्वियसली आप मेरे से ज्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पे, आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं होती। वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक गलत बुनियाद पे होती है, जस्ट व्यूज लेने के लिए या पैसे कमाने के लिए। उसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन हम ऐसी ट्रांसफर कर जाते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता, वो जस्ट अपनी वीडियो चलाने के लिए होती है। अनफॉर्चुनेटली ये है, सारे ऐसा नहीं है, बस बीच में कोई यादें निकल आते हैं। अब मसला ये है कि हम किसी ऐसी वीडियो को जब देख लेते हैं और वो हमारे पास आ जाती है और उसमें सोते हैं जिसमें ऐसी बातें लिखी होती हैं, हमारी कौम ना यकीन भी बहुत जल्दी कर लेती है और भूल भी बहुत जल्दी जाती है। ये थोड़े से दो मसले हैं। फिर हम यकीन कर लेते हैं कि जी बिल्कुल ये जो चालान हो रहे थे ना वो इस वजह से हो रहे थे, ये जो ये हो रहा था वो इस वजह से हो रहा था। आई डोंट सी के इस तरह की कोई चीज, वैसे तो अल्लाह बेहतर जानता है, बट अगेन आई थिंक विदाउट एनी एविडेंस और विदाउट एनी प्रूफ ये बात कर लेना मुनासिब नहीं है मेरे हिसाब से ये। और दूसरी बात, आपने जो एफबीआर के रिवॉर्ड की बात की, देखिए बाहर के मुल्क में अगर आप देखेंगे, मैं कुछ अर्सा बाहर के मुल्क भी रहा हूँ, वहां पे मैंने ये चीज देखी है कि वहां पे आपके पास जो गाड़ी होती है ना, वही गाड़ी उस प्लम्बर के पास होती है जो आपके घर प्लम्बिंग का काम करने आए। उससे बेहतर गाड़ी उस पेंटर के पास होती है जो आपके घर पेंट करने आए। इसकी रीजन क्या है? बिकॉज देयर इज अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जिसे दौलत की मुनसिफाना तकसीम कहते हैं। पाकिस्तान में ये थोड़ा सा इशू है कि दौलत की ना थोड़ी सी गैर मुनसिफाना तकसीम है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को, अब फॉर एग्जांपल मैं अगर एक छोटी गाड़ी में जा रहा हूँ और मैं साथ देखता हूँ कि जी एक लैंड क्रूजर जा रही है, तो मेरा भी दिल करेगा। फिर मैं बहुत सारे व्लॉग्स में देखता हूँ कि जी मुझे गाड़ियां नजर आ रही हैं और ये सब चीजें नजर आ रही हैं, तो मैं फिर उस तरफ जाता हूँ। तो मेरे अंदर जो पैसे कमाने की ख्वाहिश है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और ये चीज फिर पीछे रह जाती है कि वो पैसा हलाल से है या हराम से है, पैसा मैंने कमाना। अब उस चीज के लिए जाहिर बात है ये चीज शायद गवर्नमेंट को, अपने गवर्नमेंट इदारों के लोगों में भी नजर आ रही होगी कि जी इन लोगों के अंदर शायद ये चीज है कि ये लोग भी पैसा कमाना चाहते हैं। गवर्नमेंट के लोगों की सैलरीज निस्बतन मुनासिब होती हैं, प्राइवेट सेक्टर की तरह तो नहीं होती, लेकिन उनको बेनिफिट दूसरे होते हैं। बट अगेन कैश, यू नीड कैश टू मेक थिंग्स, टू मेक प्रॉपर्टीज। इस चीज को कैटर करने के लिए शायद गवर्नमेंट ने ये फैसला किया होगा कि ये लोग जो है अपना काम बिल्कुल 100% कंसंट्रेशन से कर सकें। बिकॉज एफबीआर एक बहुत बड़ी बैकबोन है गवर्नमेंट की, रेवेन्यू जितने भी आने यहाँ से आने। अगर आप इनके लोगों को फुल मोटिवेटेड नहीं रखेंगे, आप इनके लोगों को तसल्ली नहीं रखवाएंगे, तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी इशू हो सकता है। आपकी बात बिल्कुल बजा है। एक्चुअली उनका मोटिवेशन होना चाहिए, या उनको सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी चाहिए। उनमें इन्फॉर्टी कॉम्प्लेक्स किसी किस्म का फाइनेंशियल क्राइसिस को मैनेज करते वक्त नहीं आना चाहिए। आई एम विद यू। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि जो आम इंसान जब ये खबर सुनता है ना टीवी पे कि 1000 होंडा सिटी गड्डियां उन्होंने देतियां ने, और वो ये भी सोचता है यार ये एसी ऑफिसेज में बैठ के काम करते हैं, वो ये भी सोचता है कि इनको गवर्नमेंट सपोर्ट देती है हेल्थ बेनिफिट्स में, तो वो ये भी सोचता है कि इनको अगर बिजली का बिल है ये उसमें भी टैक्स को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद टैक्स वाले लोग हैं, इनको गवर्नमेंट कैसे टैक्स डाल सकती है। आप समझ रहे माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। तो वो डिमोटिवेट नहीं होता है काम इंसान जब वो सोचता है कि यार ये प्रिविलेज्ड है, ये प्रिविलेज्ड क्लास है,
17, 18, 19, 20 ग्रेड के ऊपर बंदा काम कर रहा है। यहाँ अगर आप किसी को कहते हैं ना मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो सबसे पहले पता है उसके दिमाग में क्या आता है कि भैया ये टैक्स चोरी करने के माहिर है। समझ रहे हैं बात को? ये मैं आपको कॉमन पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, जो हमारे यहाँ पे कॉमन स्कूल ऑफ थॉट बना हुआ है। इसको हम किस तरह मैनेज करें कि लोग टैक्स की तरफ ज्यादा आए, अपने आप को टैक्स नेट में वो रजिस्टर करवाएं, जो नॉन फाइलर हैं वो फाइलर बने। एक आम इंसान जो रेडी पे है वो तो इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स में फॉल नहीं करता, लेकिन एक वो इंसान जो गोश्त की दुकान चला रहा है, जो कपड़े की दुकान चला रहा है, जो 25-30 लाख का डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहा है, ऐसा क्या होना चाहिए उसके लिए अवेयरनेस में या उसको एजुकेट करने में कि वो अपने आप को फाइलर बनाए और बाय द बुक चलने की कोशिश करे। मेरे ख्याल में सर अवेयरनेस इज द फर्स्ट थिंग। बट हाउ? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें हर बंदे का किरदार बनता है। सबसे ज्यादा किरदार इसमें सोशल मीडिया, जैसे आपने ये भी पॉडकास्ट रखा, इसका भी मकसद कुछ हद तक यही था कि जो लोग इसको सुने उनको पता लगे कि टैक्स के बेनिफिट्स क्या हैं। अगेन वही बात है कि आप स्पेंड करके एक्सपेक्ट करें कि जी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, ये एक्सपेक्ट ना करें कि जी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे तो आप स्पेंड करेंगे। थोड़ी सी सोच को बदलने की जरूरत है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जब हम शुरू से ऊपर आ रहे होते हैं ना, तो हमें बचपन से ये सिखाया जाता है, मैंने भी यही सुना कि दुनिया में 2 ही लोग हैं, एक इंजीनियर और एक डॉक्टर, बस, इसके अलावा इंसान ही कोई नहीं है। मैट्रिक तक हमने यही सुना, एफएससी तक हमने यही सुना, और एफएससी में आगे फिर थोड़ा बहुत पता लगा कि नहीं जी दुनिया में एक एमबीए भी होता है, कोई बीबीए भी है, कोई लम्स भी है, कोई एलएससी भी है, कोई सीए भी है, कोई एसीसीए भी है। उस वक्त मेरे ख्याल में थोड़ी सी देर हो चुकी होती है। आप अपना करियर डिसाइड कर चुके होते हैं और आपने जो पीछे डॉक्टर और इंजीनियर्स की रिसर्च की होती है वो आपने कभी इन लोगों के बारे में की नहीं होती। मेरे ख्याल में थोड़ा सा निचले लेवल पे आके आपको लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा कि टैक्स क्या होता है। मैंने आज तक एफएससी तक कहीं पे किताब में ये नहीं पढ़ा कि टैक्स कोई चीज होती है, कम से कम मैंने नहीं पढ़ा। आज के एजुकेशन सिस्टम का मुझे नहीं पता, हमें टैक्स नहीं, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। हमें टैक्स का कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता। हमें कायदे-ए-आज़म के 14 नकात पढ़ा दिए जाते हैं, हमें वो शिमला कॉन्फ्रेंस पढ़ा दी जाती है, लेकिन कहीं पे भी हमें ये नहीं बताया जाता कि जी कहीं एक सफा लिखा हो, कहीं एक हेडिंग लिखी हो जिसके अंदर कम से कम टैक्स की डेफिनेशन ही हो, हमें कहीं नहीं बताया जाता। तो मैंने एक जगह एक बात पढ़ी, बड़ी अच्छी बात थी कि टीच योर चिल्ड्रन अबाउट टैक्सेस, ईट 35% ऑफ देयर आइसक्रीम। अच्छा, आप बच्चों की 35% आइसक्रीम खा लें और उनको बताइए टैक्स था जो आपने देना। ओके, ठीक है। तो आई थिंक के अवेयरनेस यहाँ से आएगी। तो यहाँ से अगर अवेयरनेस होना तो फिर मेरे ख्याल में चीजों को आगे कैरी करना आसान है। आगे जाके फिर आपकी एजुकेशन है, आपका सब कुछ है, आजकल सोशल मीडिया है, उसके थ्रू आप लोगों को अवेयर करना। और एज ए सेट के जी जैसे जैसे हमारी एक नई जनरेशन बिजनेसेस को टेक ओवर करती जा रही है, उनके अंदर कंप्लायंसेस की एक है कि जी हमने कंप्लायंस करनी है, हमने कोई गलत हरकत नहीं करनी, हमने बाय द बुक्स चलना है। तो मेरे ख्याल में इस लेवल पे अगर काम होगा ना तो ये अवेयरनेस आगे आसान हो जाएगी, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है। मैं एक लेमैन बिजनेसमैन हूँ, सपोज करते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने एक दुकान खोल ली। चलो एक दुकान से शुरू करते हैं। मैंने एक दुकान खोल ली, मैंने एक स्कूल खोल लिया। अब मेरे पास हर 2-3 महीने के बाद बंदा आ रहा है कि आप टैक्स नहीं जमा करवा रहे। मुझे यहाँ पे सिंपल अल्फाज में बताइए कि मैं एक दुकान खोल रहा हूँ किसी गांव में या शहर में, मुझे कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो अभी से मैंने ऑप्ट करने हैं, उनको अप्लाई करना है, ताकि जो भी मेरे पास बंदा आए ऐसे XYZ डिपार्टमेंट का और मुझसे क्लेम करे कि ये आपके ऊपर भैया बंद रहे, आप 5,000 बंद रहे, 2,000 मुझे दे दो, मैं सेटल डाउन कर लूंगा। What should I supposed to do in order to deal such things? देखिए सर, आज के दौर में जैसे आपके भी कोई ऐसे दोस्त वगैरह होंगे, आपके सर्कल में अहबाब ऐसे होंगे जो टैक्स के बारे में जानते हैं। मेरे ख्याल में इनिशिएटिव ना इंसान को थोड़ा सा खुद लेना चाहिए। जहां तक सेल्स टैक्स की बात है, गवर्नमेंट ने रिटेलर्स के लिए बहुत आसानी कर दी है कि उनको एक फिक्स टैक्स मंथली आ जाता है और उनको इस टेंशन में पढ़ना ही नहीं पड़ता कि व्हाट इज सेल, व्हाट इज परचेज। सर यहाँ पे आपको मैं रोकूंगा माजरत के साथ। मुझे ये बताइए कि अगर एक दुकान है और उसका मंथली रेवेन्यू, सपोज करते हैं उसका मंथली रेवेन्यू 5 लाख रुपीस है जी, उस पे फिक्स टैक्स कितना आएगा, सेल्स टैक्स? देखिए, सेल्स टैक्स का ताल्लुक बेसिकली अगर मैं रिटेलर्स की बात करूं तो बेसिकली लॉ ने रिटेलर्स को ना 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, टियर 1 रिटेलर्स एंड अदर देन टियर 1 रिटेलर्स। अगर मैं आसान आम लोगों के लिए बिल्कुल आम लोगों के लिए बताइएगा, बड़े दुकानदार और छोटे लोग, उसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया है कि आपकी दुकान का साइज क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा, आप इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर्स है या नहीं है, आप इंपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस तरह करके 5-7 शराइत लॉ में लिखी हुई हैं। ठीक है सर, मैं बिल्कुल माजरत में दोबारा आपको रोकता हूँ। मैं बिल्कुल वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक लोकल दुकानदार हूँ, मेरा कितना बिजली का बिल होना चाहिए? आपका अगर पिछले साल में 12 महीनों में बिल आपका 12 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा तो आप छोड़। इसका मतलब मुझे पर मंथ अगर मुझे 10,000 रुपया बिजली का बिल आ रहा है, 10 से 20,000,
तो मुझे टैक्स नेट में नहीं जाना देना। नो, आपको रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है सेल्स टैक्स में, बिकॉज यहाँ पे मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि इनकम टैक्स और सेल टैक्स अलग चीजें हैं। अभी सेल की बात करते हैं, फिर इसी को इनकम में लेके जाते हैं। देखिए, सेल्स टैक्स में आपको फिर रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अंदर ही आपको सेल्स टैक्स लगा देगी। अगर आपका बिजली का बिल 20,000 से कम है तो दैट इज 5%, अगर 20,000 से ज्यादा है तो 7.5% 5% ऑफ व्हाट? ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल। यानी कि अगर मुझे 20,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, Yes. उसके ऊपर 5% गवर्नमेंट मुझे सेल्स टैक्स की मद में लगाएगी जी, और वो सेल्स टैक्स मेरे बिजनेस का होगा, ना कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का। एग्जैक्टली वो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वो अपना बिल उसमें रखेगी। फॉर एग्जांपल आपने 25,000 पे किया जिसमें 5,000 टैक्स था, फॉर एग्जांपल 20,000 लेस को अपने पास रखेगा और 5,000 को एफबीआर को सबमिट करवा देगा और ये आपका सेल्स टैक्स फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज होगा। इसके बाद एफबीआर आपको सेल्स टैक्स में आके पकड़ नहीं सकता कि जी आपने सेल्स टैक्स क्यों पे नहीं। दैट्स ग्रेट, ये मेरे लिए भी नई इंफॉर्मेशन है। जरा सुनिएगा, अगर आपका बिजली का बिल 20,000 आ रहा है या 10,000 आ रहा है, 15,000 आ रहा है, आप एक किराना स्टोर चला रहे हैं पाकिस्तान के किसी भी इलाके में, तो इसका मतलब उस पे 5% आपने सेल्स टैक्स पे कर दिया। अगर उसके बाद भी कोई बंदा आके आपको ये कहता है, किसी भी इदारे का कोई बंदा आके कहता है कि आपने सेल्स टैक्स ना दहिंदगान है, आपने पे नहीं किया, आपको फाइल करने की जरूरत है, अदरवाइज आप हमें 5,000 दें, हम सेटल डाउन कर देंगे, तो मेरा ख्याल है सर इन्होंने नहीं देना। जी बिल्कुल। ये किससे कांटेक्ट करें अगर वो बंदा आता भी है तो? फिर तो मेरे ख्याल में 15 ही है। अच्छा 15 इसका मतलब अगर कोई ऐसा बंदा आता है तो फिर एक आम जो लोकल बिजनेसमैन है या कारोबारी, उसको 15 पे कॉल कर देनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो ऐसे ही। ठीक है, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट थिंग, इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे निकल रहे हैं। अब मेरी दुकान पे आ रहा है 50,000 बिजली का बिल, वो भी 5% के हिसाब से सेट आउट हो गया। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर एक फैक्ट्री की जिसमें तकरीबन 30-40 लाख रुपए की मशीनरी है। फैक्ट्री का जो रेंट है 1 लाख रुपया बिल्डिंग का रेंट है और बिजली का बिल 5 से 6 लाख रुपए आ रहा है। इसमें हमें क्या करना है सेल्स टैक्स के एम्बिट में रहते हुए? जी, इसमें सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन लाजमी है क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स के लिए लॉ ने कहा है कि यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड इन सेल्स टैक्स अगेन। हाँ, इसमें कॉटन इंडस्ट्री की एक डेफिनेशन है जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि कॉटन इंडस्ट्री, जिसको हम माशरती उलूम में घरेलू सनत या छोटी सनत के तौर पे याद करते हैं, उसने सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं होना और उसकी रिक्वायरमेंट्स है कि आपका एनुअल टर्नओवर 8 मिलियन से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर एनुअल टर्नओवर की बात करें तो मैं आसान अल्फाज में इसको कर लूं कि साल का आपने जी जो माल बेचना है जी वो 80 लाख से ज्यादा का नहीं होना एग्जैक्टली चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। इसको मेक श्योर कैसे करें? इसको मेक श्योर आप ऐसे करेंगे कि आपको हर महीने की अपनी अकाउंटिंग करनी चाहिए। आपको हर सर मैं तो महीने पढ़ा लिखा नहीं हूं ना, हिसाब किताब मैं कैसे हिसाब हिसाब किताब देखिए, मेरे ख्याल में बिजनेसमैन जो होता है उसको कम से कम ये पता होता है कि उसकी सेल कितनी है, उसके खर्चे कितने हैं। अगर मैंने मैनुअली इस तरह एक हिसाब किताब बना लिया, एफबीआर का मेरे पास बंदा आता है या मैं सेल्स रिटर्न फाइल करनी है, रिटर्न फाइल करने का यहाँ पे मतलब ये है कि मैंने हर महीने सेल्स टैक्स के मद में हुकूमत को बताना है कि मैंने क्या माल बेचा, उस पर क्या टैक्स बन रहा है। तो इस हिसाब किताब को आप जैसे इंसान जो कि टैक्स कंसल्टेंट हैं, इनके पास मुझे आना चाहिए या मुझे किसी वकील के पास जाना चाहिए या मुझे फिर 5,000 रुपया किसी एफबीआर के बंदे को दे देना चाहिए? कोई भी ऐसा मुस्तनद बंदा जो कि आपकी कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक कर दे, आपको उसके पास जाना चाहिए। चाहे वो वकील है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे वो आप खुद हैं। अगर आप कर सकते हैं आप बिल्कुल खुद करें, लेकिन करना जरूर चाहिए और मुस्तनद बंदे से और ठीक तरीके से करना चाहिए। अच्छा, मैनुअल में जैसे भी लिख लूं कि एपाजी हाजी साहब को हाजी साहब ने 10 लाख का माल बेचा, एपा मनीर ਨੂੰ ਅਸੀਂ 8 लाख का माल बेचा, ठीक है, 18 लाख की साड़ी सेल हो गई। ये 18 लाख आपके लिए मेरे लिए लेजिटिमेट होगा अगर मैं आपको ये दिखाता हूं? बिल्कुल होगा, एज लॉन्ग एज इट इज सपोर्टेड बाय एन एविडेंस। अगर इसके साथ इनवॉइस है, इनवॉइस भी हाथ से बनी हो या सिंपल हो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। एफबीआर ने, सॉरी गवर्नमेंट ने हमें लॉ में ये कहा हुआ है कि टैक्स इनवॉइस के ऊपर क्या क्या चीज होनी चाहिए। जिस बंदे को सेल किया उसका नाम होना चाहिए, उसका एनटीएन होना चाहिए, तारीख होनी चाहिए। अगर सपोज सर एनटीएन नंबर नहीं है जी, कोई इशू नहीं है। अगर एनटीएन नंबर नहीं है तो अब आप एनटीएन के बगैर भी ये काम कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर दी और एनटीएन ना लिया फिर आपके लिए मसला हो सकता है। तो मेरे ख्याल में हम अभी अगर जिस लेवल की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर ही रखता है, छोटा मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रखता, वो उसकी डायरेक्ट अप्रोच होती है रिटेलर्स पर। मेरे ख्याल में इतना बड़ा मैन्युफैक्चरर का डिस्ट्रीब्यूटर भी फिर इतना ही बड़ा होगा और वो लाजमी रजिस्टर्ड होगा। ये एक मार्केट की एक प्रैक्टिस है। तो मेरे ख्याल में जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं उस लेवल पे ये प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी कि हम डिस्ट्रीब्यूटर को शायद बेच ही ना रहे हो। हाँ, अगर आप फिर भी डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देते हैं तो ऑब्वियसली उस पर लॉ ने कुछ पेनल्टीज बताई हैं, फिर आपको पेनल्टीज पड़ेंगी। और ये पेनल्टीज इसलिए हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूटर को माल ना बेचें,
हुकूमत चाहती है कि डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड हो जाए। जब उनको कोई माल नहीं बेचेगा तो शायद वो मजबूर होंगे रजिस्टर होने पर और वो अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। तो बेसिकली हुकूमत ने यहाँ पे किया ही हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद मैन्युफैक्चरर पर लगाई है कि आपने अनलिस्टेड डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं बेचना, अगर आप बेचेंगे तो फिर सजा आपको देंगे। तो जब वो बेचेंगे ही नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटर खरीदेगा नहीं, तो फिर अल्टीमेटली जो गोल है कि डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर हो जाएगा, वो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। दैट्स फाइन। ठीक है। और दूसरी बात इसमें मैं आपको सर ये बता दूं कि अगर जो हमारी बात एक चल रही थी, आप इनवॉइस बिल्कुल पेन से बनाए, मैनुअल बनाए, कंप्यूटर पे बनाए, एज लॉन्ग एज ये हमारे लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है। हाँ, रिटर्न जो आपने फाइल करनी है दैट शुड बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, वो सादे कागज पे नहीं चाहिए, वो आपको कंप्यूटर के लॉगिन पे कंप्यूटर में आपको फीड करनी पड़ेगी और आपको फिर सबमिट करनी पड़ेगी, लेकिन डाटा उसमें सारा वही होगा जो आपने एक सादे कागज में बनाया होगा। दैट फाइन। ये तो हो गया हमारा सेल्स टैक्स, जिसमें हमने सिर्फ एक लोकल बिजनेस को कंसिडर किया जो कि 80 लाख से ऊपर नहीं जा रहा, 80 लाख से नीचे वाले को। इसमें और भी 2-3 शराइत हैं कि आप रेजिडेंशियल एरिया में मौजूद हो, आपके एम्प्लॉइज की जो तादाद है वो 10 से ज्यादा ना हो और आपके पास जो है वो इंडस्ट्रियल मीटर ना हो। तो इंडस्ट्रियल मीटर ऑब्वियसली नहीं होगा अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में हैं, तो इट कैन बी रेजिडेंशियल, इट कैन बी कमर्शियल, इट कैन नॉट बी इंडस्ट्रियल, तो वो शर्त ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है। तो मेन शराइत यही है कि आप रेजिडेंशियल एरिया में हो, आपके एम्प्लॉइज 10 से ज्यादा ना हो और आपका जो टर्नओवर है, सेल्स है साल की, वो 8 मिलियन से ज्यादा। मैं अगर सर रिपीट करूं आप किसी बात को, 80 लाख से ज्यादा हम माल ना बेच रहे हैं, हमारे एम्प्लॉइज अगर 9 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो और हम इंडस्ट्रियल जोन में हो, किसी ऐसी जगह इंडस्ट्रियल जोन में ना हो, रेजिडेंशियल एरिया में हो, किसी किराए का मकान लिया हो 10 मरले का, नो प्रॉब्लम, और आपका जो कनेक्शन है वो इंडस्ट्रियल ना हो। कनेक्शन इंडस्ट्रियल से मुराद डोमेस्टिक मीटर लगाओ। एग्जैक्टली, इट कैन बी कमर्शियल, इट कैन बी रेजिडेंशियल। अच्छा, डोमेस्टिक मीटर वो हो सकता है जिसमें सिंगल फेज या 3 फेज आए, नो इशू, कोई मसला नहीं है। तो फिर हमें सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। नो, और ये मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा हूं, अक्सर ट्रेडर के लिए मशीन है, हाँ ट्रेडर के लिए नहीं है, दिस इज ओनली फॉर मैन्युफैक्चरर्स जिन्होंने घर में थोड़ी बहुत मशीनें लगाई हुई हैं और वो ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, दे आर नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड इन सेल्स टैक्स। दैट्स फाइन। अब सर आते हैं इनके इनकम टैक्स वाली साइड पे। क्या एक दुकानदार जो महीने का 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख का माल बेच रहा है, जिसका बिजली का बिल 20,000 से ज्यादा नहीं आ रहा या 20,000, 25,000, 30,000 आ रहा है, 2 से लड़के रखे हुए हैं, सेल्स टैक्स में तो उसको मिल गया फ्री हैंड के, वो मुबर रहा है क्योंकि वो बिजली के बिल में सेल्स टैक्स पे कर रहा है। आमदनी के ऊपर जो टैक्स लगता है, जो माहाना वो या सालाना जो मुनाफा कमा रहा है, उसको कैसे डील किया जाएगा? देखिए, इनकम टैक्स में कंडीशंस थोड़ी सी चेंज है। सबसे पहली चीज डिपेंड करती है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो एज अ सोल प्रोप्राइटर कर रहे हैं, आप एज अ पार्टनरशिप कर रहे हैं, एज अ कंपनी कर रहे हैं। बेसिकली देयर आर 3 वेज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारा लॉ भी जो है वो 3 तरीकों से डिफाइन करता है। सर हम सोल प्रोप्राइटर पे रहते हैं जी, हम इंडिविजुअल पे रहते हैं। इंडिविजुअल पे जब आप बात करते हैं तो इनकम टैक्स में है सेक्शन 114(114), उसमें बेसिकली रिक्वायरमेंट है कि हु इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न। उसमें सिर्फ ये शर्त नहीं है कि जी आपके कारोबार में अगर आप इतने पैसे कमा रहे हैं, इतनी सेल कर रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत ज्यादा शराइत है। अगर मैं उनको 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दूं क्योंकि फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी, आपके नाम पे प्रॉपर्टीज हैं, आपके नाम पे गाड़ी है, आप एक इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आपने रिटर्न जमा करानी है, उसमें तो ये भी लिखा है यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर सपोज्ड टू फाइल रिटर्न। तो अगर मैं कुछ भी ना करूं तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने रिटर्न जमा करनी है। सो इट मींस के इसका ताल्लुक जो है वो कहीं से भी उसके साथ नहीं है। तो मैं बाकी चीजों को स्किप करता हूं, मैं सिर्फ आपके सवाल पे आता हूं कि इनकम की क्या रिक्वायरमेंट है। देखें, अगर मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस को छोड़ दूं, इसके अलावा आप सैलरी से इनकम कमा सकते हैं, आप रेंटल से इनकम कमा सकते हैं, आप शेयर्स की ट्रेडिंग से इनकम कमा सकते हैं, या फिर कोई अदर सोर्सेज हैं आपके, आप उनसे इनकम कमा सकते हैं। इन सब के लिए लिमिट है 600,000 पर एनम, कि अगर आप 6 लाख रुपए की इनकम साल की कमा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इनकम को डिफाइन करना बड़ा जरूरी है। जब सैलरी की बात होती है तो इट सिंपली मीन्स योर सैलरी, जो आपकी तनख्वाह है, जो आपको एम्प्लॉयर से मिल रही है। अगर आपको लाख रुपया महीना मिल रही है तो इट इज 12 लाख पर। सर जी एनु जरा पंजाबी च ना थोड़ा को करिए। देखो, यानी कि मैं दुकान चलाना पे वहां शालमी दे विच मेरी दुकान है, या XYZ किसी पेरिफेरल एरिया में मेरी दुकान है, और जो मेरा मुनाफा है ना, मैं महीने का 70-80 हजार रुपया मुनाफा कमा लेता हूं, यानी कि मैं महीने का 50-60-70 हजार रुपया कार लै जाना वा। तुसी यह कह रहे हो अगर 70,000 ਨੂੰ मैं मल्टीप्लाई करा 12 ਦੇ ਨਾਲ, 12 ਦਾ मतलब है 1 साल बनता है, ठीक है। अब मैं अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? 70 × 12, हाँ 8,40,000। मेरा जरा सा कैलकुलेशन वीक है। 8,40,000 पे मुझे आमदनी के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, 6 लाख तक की इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपको नहीं लगता ये जुल्म है? 70,000 में मैं क्या ही खर्चा करूंगा, मुझे आप जरा बताइए। मैं अभी एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरर हूँ, एक नॉर्मल ट्रेडर हूँ। 70,000 में मेरे बिजली का बिल जाना है, घर का किराया जाना है, मेरे बच्चों की फीस जानी है। अब जरा लिखते जाइएगा, 70,000 में मेरी ग्रोसरी है, मेरे बच्चों की फीस है,
मेरे घर का किराया है, मेरा बिजली का बिल है, और फिर देखें पाकिस्तान में बीमारियां तो आम हो गई हुई हैं। अब आप मुझे बताएं, गवर्नमेंट इस 70,000 पे जो पर मंथ कमा रहा हूं और साल का 8,40,000 में कमा रहा हूं, कितना टैक्स लेगी मुझसे? 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 600,000। 15% मुझे लगेगा और मैं सिर्फ आपसे 8,40,000। बिजनेस की बात करूं, मैं आपसे सैलरी की बात नहीं कर रहा, सैलरी के रेट इससे भी कम है। ठीक है। इग्नोर दैट, दैट इज 1% ऑफ द अमाउंट। हम बात कर रहे हैं अभी उस दुकानदार की। की। दुकानदार की। That's great। दुकानदार ने, अब आपने 8,40,000 बताया, तो इसका मतलब है कि हिज इनकम इज 15%। 240,000 मोर देन 600,000। तो बेसिकली 600,000 से ओवर एंड अबव। ओके, आप बात मार्जिनल टैक्सेशन की कर रहे हैं। यस, ओके, दैट्स फाइन। हमारे इसका इनकम मतलब टैक्स चलता है, दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्स। इसका मतलब सर क्या फरमा रहे हैं, 6 लाख रुपए को तो जीरो कर दो, 6 लाख के ऊपर 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ਤੁਸੀਂ 8,40,000 रुपए कमाया, 8,40,000 तो 6 ਕੱਟ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 2,40,000। इसका 15%, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 15% दैट इज 36,000 पर एनम। 36,000 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2,40,000 ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15% ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ 12 ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲਓ। 3,000 पर मंथ। 3,000 रुपया हर महीने ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ उस इंसान ने देना है जिसकी छोटी दुकान है या छोटी सी फैक्ट्री है। अब सर 3,000 रुपया और मैं 70,000, अगेन मैं अपने पुराने क्वेश्चन पे आता हूं जिसको आपने वन बाय वन मुझे बताना है। 70,000 में से 3,000 मैंने इनकम टैक्स पे किया, मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम या वो इनकम मेरे पास बच गई 67,000, जिसके ऊपर अब मैं अपना पूरा घर चलाऊंगा। उसमें से मैंने आपको नोट डाउन करवा दिया कि कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो निकालने पड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है जस्टिफाइबल है ये 3,000 भी रहने? तो गरीब आदमी को क्या करना? सर आपने इसमें मुझे ये नहीं लिखवाया कि वो अपना मोबाइल का बिल भी देगा। ठीक है, हाँ, मोबाइल का खर्चा भी 1,000 रुपया लगा लेते हैं, 500 बीवी का 500 मेरा। अच्छा चलो, अगर मैं वो इंसान बीवी वो बीवी की सिम भी मेरे नाम ही होगी। ठीक है। फिर देखिए, अगर आप फिर टैक्स देना चाहते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली भी प्ले करना पड़ता है। इसका मतलब फिर ये हुआ, अगर मैंने मोबाइल का देना है तो अकॉर्डिंग टू माय फ्रेंड कि ये करना पड़ेगा, जो भाभी की सिम है ना वो भी मैं अपने नाम पे ही ओपन करवाऊं। ठीक है, वो अंगूठा लगा के अगर भाभी को एतराज ना हो कोई तो। हाँ, नहीं एतराज होगा इंशाल्लाह। तो आप वो सिम अपने नाम रखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि साल का तकरीबन 12,000 रुपया बिल मेरा होगा। देखिए, हाँ, यहाँ हजार पे एक कर चीज लेते ये हैं। समझने की भी जरूरत है कि बहुत से ऐसे टैक्सेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में पे कर रहे होते हैं, एंड दैट कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम 36,000 रुपया। तो 36,000 आपका साल का बनता है, आप उसमें से एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे सर, मुझे समझाइए। मोबाइल बिल, जब आप पूरे साल कार्ड, आपका प्रीपेड कनेक्शन है और आप कार्ड डलवा, यानी कि सर जी मैं जायज कैश तो ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ विच टोकांगा, मैं समझाने के लिए ऑडियंस को कि जायज कैश से मैंने 1,000 रुपए का 500 अपना बैलेंस करवा लिया, 500 अपनी बीवी को करवा दिया। अब जायज कैश से मैं कैसे क्लेम करूं? आपका देखें, आपकी सिम है, यू हैव अ जैज कनेक्शन फॉर एग्जांपल, आप साल के आखिर में अपने मोबाइल पे जैज की ऐप डाउनलोड करें, वहां पे एक साइड पे बड़ा अच्छा सा ऑप्शन है डाउनलोड टैक्स सर्टिफिकेट। आप उसमें साल मेंशन करें 2025 2026, वो आपको बता देगा कि पूरा साल जो आपने हमें 500 और 500 जमा कराया, उसमें से कितना टैक्स हमने आपके बेहाफ पे एडीआर को जमा करवाया। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं आसान अल्फाज में कि जैज कैश की हमारे पास ऐप हो, उसमें एक ऑप्शन होती है डाउनलोड सर्टिफिकेट की। अगर हम वहां से एक सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें क्लियरली लिखा है 12,000 रुपया अगर आपने जैज कैश करवाया, लोड करवाया भाभी का और अपना, उस 12,000 में से सपोज करते हैं 2,000 रुपया टैक्स होगा, टैक्स में आपने पे किया, तो इसका मतलब ये मैं रिफंड ले सकता हूँ। आप 36,000 जो हमारी एनुअल लायबिलिटी थी, आप उसमें से माइनस कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो 36,000 रुपया है, उसमें से 2,000 तो मेरा मोबाइल के ऊपर माइनस हो जाने, मैंने 36 नहीं पे करना। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल गाड़ी है और आप गाड़ी का, सर 70,000 में गाड़ी नहीं, मैं एक सर बाइक आती है सर, ऐसे ना चले करो मैं सर। उनको भी थोड़ा कवर कर लेता हूं जिनके पास सर गाड़ी वाले को अगले एपिसोड में चले, करेंगे। गाड़ी वाले को अगले में चले जाते हैं। एपिसोड अच्छा, में इसके बाद अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, सर, आपने रखा हुआ, और गरीब आपकी आदमी दूसरी- सर 70,000 रुपया ना करें, कोई डेबिट नहीं है, ये कोई कार्ड क्रेडिट तो नहीं मेरे ख्याल में आजकल सब सर। मैं वो असल में ना होता क्या है, मिजान कोई भी बैंक हो ना, चले मिजान बैंक मेरे मुंह से निकल गया, माफ कीजिएगा, कोई भी बैंक हो ना, वो महीने साल के बाद ना कुछ डेबिट कार्ड से काट लेते हैं सर्विस चार्ज। जी बिल्कुल सर गरीब आदमी 70,000 से ले लिया। चले मैं प्रूफ देता हूँ सर। आपका डेबिट कार्ड है, बैंक का एटीएम कार्ड है क्या, कितने पैसे कटे जाते हैं महीने बाद और साल बाद? 3,000। कोई मसला है क्या 3,000 थे? बट अब देखिए ना, लेकिन अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि ये जो 36,000 इन्होंने देना है और उस कार्ड पे इनको कोई ये ट्रांजैक्शन अगर कुछ स्पेसिफिक करें, और वो करते ही होंगे, सारे ही करते हैं। सर थोड़ा सा पंजाबी च बोलो ना यार, उन्होंने समझ है साढ़े पाई है लाइक you have to teach him ना। yes I can no problem। देखो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ 36,000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ 3,000 ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘਟਵਾ ਲਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ 10-12,000 ਦਾ ਟੈਕਸ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਏ,
तो 3000 उतो कटवान तो इथों 10,000 की बचत हो जाए तो नेट पे 7,000 की फिर भी काफी बचत हो गई ना। किस तरह? अब उनको 7,000 कैसे बचेगा सर? अब 7,000 ऐसे बचेगा कि हो सकता है कि सर नेटफ्लिक्स देखते हो सर सर ये देखे नहीं सर, आज की जो जनरेशन है हम पुराने हो गए वो नए हैं। सर जी नेटफ्लिक्स कोई ना कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, कर दे हो, कोई ना कोई एड्स वगैरह हो सकता है, इन्होंने अपना छोटा सा ऑनलाइन स्टोर। सर आपकी तवज्जो से और ये सब जितने भी हमारे यहाँ पे लोग हमारे कोलीग्स हैं, इनकी तवज्जो से बहुत से लोगों के क्वेश्चन जैसे आ रहे होंगे, आप कितने, आप लोग 5 लोग हैं, कितनों के पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है? ओके, किसी के पास भी नहीं है। और सर आपने क्या पॉइंट? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आप में से कोई है सर जो करता है? सर देखिए एक निकला है, वो निकला। क्या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं आप? इंटरनेशनल नहीं करते सर, वो हाथ उन्होंने ट्रांजैक्शन के इसी को सोर्स बना लिया होगा कि यही है। देखिए हो सकता है मैंने ये जो पॉइंट कहा ठीक है, बाय चांस हमारा सैंपल थोड़ा सा हो सकता है गलत हो गया। हां, सैंपल साइज हमारा कम है, इस वजह से हो सकता है, बट आई थिंक अवेयरनेस के लिए है, इफ यू आर डूइंग एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तो उसका जो टैक्स होता है वो टैक्स। सर हम इंटरनेशनल को साइड पे रखते हैं अपनी ऑडियंस के लिए, ठीक है। 36,000 में से चले वापस उसी सर्टिफिकेट पे आते हैं, 2,000 रुपया हमें बच गया, 34,000। फिर अगर आपके घर में इंटरनेट तो होगा ऑब्वियसली। नहीं सर, वो सर बीवी और मैं ना अपने मोबाइल पे डेटा करते हैं, बच्चे खराब हो जाएंगे। लाइक हमने घर पे ना पीटीसी लगवाई नहीं है, बट आई थिंक वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि जब आप उस पे वीडियोस देखते हैं सर अब चला लेने हो, पैकेज करवाने ना जायज हो ही अंदर सर। अच्छा सर मतलब सारी दिहाड़ी मैं दुकान पे हूं, कितना टाइम? कोई एक तो होगा जिसने वाईफाई घर में इंस्टॉल किया होगा। चलें वाईफाई कर लेते हैं, उनके लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, सपोज तो आप जो उस पे पीटीसीएल को, आई एम सॉरी मैंने फिर नाम ले दिया, नहीं सर जाने दें, किसी भी ब्रांड को अगर आपने इंटरनेट दिया हुआ है, किसी भी ब्रांड का अगर आप वो कर देते हैं, उसका इंटरनेट ले रहे हैं, उसके अंदर भी टैक्सेशन होती है। लाइक अगर 1,500 रुपया सर उसका मंथली चार्जेस आ रहे हैं, यस, तो इसमें 200-300 रुपए आपका टैक्सेशन होगी, वो भी मुझे इसमें से रिलैक्स होगी। फिर अगर आपके घर में पीटीसीएल फुल लगा हुआ है, वो मोस्टली अब तो नहीं है, लेकिन अगर चले है बाय चांस, तो उस पे भी जो टैक्स आता है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। दीस आर ऑल ऑप्शंस। तो बाकी आपने मुझे गाड़ी से भी मना कर दिया, गाड़ी भी नहीं है, बस बाइक है मेरे पास, बाइक पे बट ठीक है। ग्रोसरी पे क्या करें सर? ग्रोसरी पे नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ग्रोसरी पे कोई ऐसी चीज नहीं है। स्कूल फीस, मेरे बच्चों की स्कूल फीस आती है 5,000, ये पहले होता था, अब उन्होंने खत्म कर दिया। मेरा किराए का मकान है, उसका कुछ नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे सिर्फ मिल रहा है जैज कैश के ऊपर, जैज जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, जैज कैश मेरे मुंह से निकल गया। भाई ये कोई पब्लिसिटी नहीं किसी की हो रही है, आप जैज कैश ले लें, आप इजी पैसा ले लें, आप रास्ट पेमेंट ले लें, सादा पे ले लें, कुछ भी मोबाइल बिल। ओके, और उसके बाद मुझे 200 रुपया मिल रहा है वाईफाई के ऊपर। इसका मतलब 34,000 में से मैं 200 अगर माइनस करता हूं तो मेरे पास आ जाते हैं 33,800। सर 33,800 तो मैंने पे करना है ना। अब ये देखिए प्रॉब्लम है, अब ये बना, अगर मेरे ख्याल में 200 पर मंथ निकाला है, आप 200 पर एनम निकाले तो 2400 बन जाएगा। ओके चलें, कम करें तो इट वुड बी समवेयर अराउंड 30-31,000। चलें 31,000 डिवाइडेड बाय अगर हम 12 करते हैं तो राउंड ऑफ कर लेते हैं। मैं भी, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं इतना एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पाऊंगा। सपोज करते हैं ये बन गया 1,800 रुपया, या ये बन गया 2,100 रुपया। अब सर 2,100 रुपया भी मैं क्या सोचूंगा, मैं कॉमन मैन की साइकोलॉजी बताता हूं। 2,100 रुपया मेरा हुकूमतों जा रहा है हर महीने, यही 2,100 मैनू बचदा, मैं 2,000 की कमेटी पा लैंदा। जिस दिन मेरी 2,000 की कमेटी निकलनी सी ना, मैं अपनी ये फलानी धी है मेरी, मैं ਉਹਦੇ वास्ते ना एजेज 1-2 शै लैनी सी। लाइक दिस इज माय स्कूल। देखिए अगर ये सोचा तो फिर मेरे ख्याल में आपको किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके मुफ्त इलाज फिर नहीं करवाना चाहिए, फिर आपको इन सड़कों पे भी नहीं करवाना चाहिए मेरे ख्याल में। देखिए मैं सिर्फ ये रियलाइज यहाँ पे करवाना चाह रहा हूँ कि देखें, आप गवर्नमेंट की चीजों के अगर बेनिफिट्स ले रहे हैं, आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनकी रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनके हॉस्पिटल इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ उनकी क्वालिटी से एतराज है नहीं है, वो अलग बात है, दैट इज अ सेपरेट बहस। लेकिन अगर आप इन चीजों से फायदा ले रहे हैं तो आई थिंक 2,000 इज नॉट अ बिग डील, गिवन दैट कि अगर आप इसको दूसरे मुल्कों के साथ कंपेयर करें, वहां पे आपको भी पता है कि टैक्सेशन रेट्स क्या हैं। ठीक है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, आप इस पे बात कर सकते हैं, बट अगेन अगर आप ये परसेंटेज निकालें कि जी आपकी 70,000 में से 2,000 आपने मंथली देना है या 2,500 आपने मंथली देना है या 2,100 रुपया देना है, इट हार्डली इज, आई थिंक इट्स नॉट इवन 5%, 4%। ओके दैट्स फाइन। 4% आप 4%, 3% देके, अल्लाह ना करे हॉस्पिटल जाना पड़े। लेकिन सर इस डिस्कशन से तो मुझे लग रहा है हमारी डिस्कशन अगर अगले 2-3 घंटे भी चलती रहे तो मेरा ख्याल है खत्म नहीं होगी। जो माशाल्लाह से टॉपिक आपने कवर करने की कोशिश करी और जिस तरह की मुझे गाइडलाइन दी, अभी हम थोड़ा सा आते हैं उस साइड पे जो कि एजुकेशन इंडस्ट्री है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ आते हैं, आईकैप की तरफ आते हैं। आईकैप एक वो इदारा है जो हमें सर्टिफिकेट दे रहा है सीए का। इंशाल्लाह मैं चलते चलते आपको बता दूं जो बाकी हमारी डिस्कशन रह गई है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट एपिसोड में कवर करने की कोशिश करेंगे कि अंडर द सुपरविजन ऑफ अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स कंसल्टेंट हम किस तरह से अपने इस मुल्क को कौम के टैक्स निज़ाम को बेहतर भी बना सकते हैं और अपने एक आम शहरी को एजुकेट भी कर सकते हैं।